चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले आप ये बात समझ लो कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, तो आपको डेमोक्रेसी के लिए कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू हैव बेटर एंड बेस्ड फुल नॉलेज, मतलब एक अच्छा डेप्थ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, पहले तो हम इसकी बात कर लें फिर इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। देखो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सिंपल सी बात है, चैप्टर का जब नेम यही है तो कुछ शुरू भी यहीं से होगा। डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ लिखा है कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार ऑन द बेसिस, मतलब इसके पहले आपने जो भी डेमोक्रेसी को समझा है उसके उसे थोड़ा मतलब लेफ्ट कीजिए, छोड़िए। मेंशनिंग फ्यू एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको इन एनसीईआरटीज़ में, जिसकी वजह से आप अच्छा डेप्थ ला सकते हैं। पहले देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, आपने यही सोचा होगा आज तक या यही जाना होगा इसके बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसे वहाँ के रूलर या नागरिक इलेक्ट करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जिसके इलेक्शन में वहाँ के सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, पर कुछ और भी जानना है हमें। ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग है, मतलब आपके दिमाग में क्लिक किया गया है कि आप कुछ ये पढ़ो या इससे ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, आप आज तक आपने इतना जाना। अब देखो डेमोक्रेसी को समझाने के लिए एक यहाँ पे कन्वर्सेशन कराया गया है दो लोगों का, फॉर गेटिंग डेप्थ नॉलेज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे रीड करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेटिक, ये आपको दिख रहा होगा। सिंपल डिफिनीशन ऑफ सिंपल डिफिनीशन, एक साधारण सी डिफिनीशन ये है, वो क्या है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस एमंग गवर्नमेंट। आज तक हम ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है, पर हम आज ये समझेंगे कि अगर ये डेमोक्रेटिक जो हम कहते हैं ये डेमोक्रेटिक है, रियल में वो डेमोक्रेटिक है। कहने का मतलब ये, एक ये गवर्नमेंट, एक ये गवर्नमेंट, जिसे वहाँ की नागरिक या वहाँ के सिटीजन या वहाँ के पीपल ने इलेक्ट किया, वो डेमोक्रेटिक है। जहाँ एक वो गवर्नमेंट विच इज़ नॉट इलेक्टेड बाई इट्स पीपल, आप उसे बोलते हो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। कहने का मतलब ये नॉट डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक, बट रियली इट इज़ डेमोक्रेटिक। यही हम पढ़ेंगे। सिंपल डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बट अब थोड़ा हार्डर की तरफ चलते हैं। हार्डर नहीं है, फॉर गेटिंग बेटर नॉलेज। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताने वाले थे, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। पेज नंबर 3 पे ये सेम चीज़ गिवन है। पेज नंबर 4 पे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ उस जो वहाँ के रूलर हों वहाँ के सिटीजन द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हों। ये तो रिपीट कर रहे हैं एनसीईआरटी में भाई, ये क्या हो रहा है। अगर आप पेज नंबर 8 पे फिर देखें तो अरे बाप रे बाप, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अरे एनसीईआरटी को कुछ और नहीं लिखना था क्या, एक ही बात बार बार लिख रही है। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये आपको बताने की कोशिश की है कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि डेमोक्रेसी क्या है, बट बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बिना ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। वही बात हम करेंगे, वही समझेंगे। ठीक है, पहले अगर हम पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाए, सिंपल डिफिनीशन आपने देख लिया, देख क्या लिया, स्टार्टिंग की आपने भी। देखो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल सही बात। ऐसी गवर्नमेंट जो वहाँ के रूलर द्वारा इलेक्ट किया जाए, वही हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है। बट म्यांमार और चिली की अगर आपको कंडीशन दिखे, ठीक है, आपको ये दिखा था कि नहीं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो वहाँ के पीपल द्वारा इलेक्ट की जाए, वो रूलर, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे, डेमोक्रेटिक रूलर बोलेंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। म्यांमार में क्या हुआ, आर्मी रूलर, आर्मी भी किसी भी कंट्री के सिटीज़न होते हैं। कोई गवर्नमेंट अगर आर्मी द्वारा इलेक्ट की जाती है उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पे सभी का पार्टिसिपेशन नहीं होता, केवल आर्मी रूलर का पार्टिसिपेशन होता है। बट द कॉमन पीपल गेट नॉट पार्टिसिपेट, देन इट इज़ नॉट सेड एज टू बी द डेमोक्रेटिक विच हैपेंड इन म्यांमार। म्यांमार में क्या हुआ, आर्मी ने चूज़ कर लिया गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है कि और बाकी सिटीज़न नॉट एलिजिबल है या फिर उनका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। इट इज़ आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंट्री, सो देयर इज़ इक्वल रूल्स।
अगर कोई किसी भी कंट्री के आर्मी रूलर गवर्नमेंट चूज़ करते हैं तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। अब देखो, पिनोएट चिले जो थे वो भी एक डिक्टेटर थे। स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि जो कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ होंगी या फिर रिच पर्सनालिटीज़ उन्हें चूज़ कर ली, हमेशा वही रहेंगे, तो वो तो डिक्टेटर हो गए, तानाशाह हो गए। ये भी डेमोक्रेटिक कंडीशन नहीं है। ठीक है, चिले की बात की जा रही है। अब देखो, म्यांमार में भी यही कंडीशन है, चिले में डिक्टेटरशिप आ गई। सऊदी अरबिया में क्या हुआ, सऊदी अरबिया में एक हो गई क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉयल, मतलब राजशाही। रॉयल फैमिली से अगर उनके ग्रैंडफादर होंगे, फिर उनके ग्रैंडफादर का जो बेटा होगा वो आएगा, फिर बेटे का बेटा। कहने का मतलब एक ही फैमिली से जो जनरेशन आएंगी वही हमें कंट्री में रूल करें। अगर ऐसा हो तो इट इज़ ऑल्सो नॉट सेड एज टू बी डेमोक्रेटिक, देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ओके, अब देखो, डेमोक्रेसी ने आपने पढ़ लिया कि ऐसी गवर्नमेंट जो वहाँ की जनता द्वारा चुनी जाए, जनता के द्वारा चुनी जाने वाली गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। म्यांमार में तो हो रहा है, आर्मी रूलर मतलब गवर्नमेंट को चूज़ कर रही हैं, फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि ऑल द सिटीजन नॉट प्लेड इक्वल एंड इम्पॉर्टेंस रूल टू गेट और टू चूज़ द गवर्नमेंट, इसीलिए ये नहीं है। चिली में डिक्टेटरशिप तो है ही, इसे भी डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे। सऊदी अरबिया में रॉयल फैमिली से आ रहे हैं तो इसे कहाँ डेमोक्रेटिक बोलेंगे। अब देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जो डिफरेंट ग्रेट पर्सनालिटीज़ ने अपने विचार या अपने थॉट्स रिप्रेजेंट किए हैं। आप इसे रीड करो एंड सर्च इट, दिस लाइन इज़ गिवन बाय विच ग्रेट पर्सनालिटीज़। ओके, इट्स जस्ट लाइक योर होमवर्क। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अगर, तो हम क्या देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या गिवन है कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, डेमोक्रेसी की आप सेम डिफिनीसन यहाँ भी पाओगे कि वो गवर्नमेंट जो वहाँ की जनता चुने उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। पेज नंबर 4 की कंडीशन अगर हम लिंक करें, पेज नंबर 4, ये देखो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आपको दिख रहा है, इसका पेज नंबर कितना है, पेज नंबर अगर आप यहाँ देखो 4। ठीक है, अगर देखो डिफिनीसन यही है, अगर ये डिफिनीसन हम लिंक करें, पेज नंबर 8 आपको दिख रहा है, यस पेज नंबर 8। समरी ऑफ डिफिनीसन, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखो सेम डिफिनीसन है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ का रूलर वहाँ के जनता द्वारा चुना जाए वो गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये हम कहते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बट हम बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं, बट वो क्या हैं जो हम स्किप करते हैं, वो है क्या, दीज आर द पॉइंट्स। थोड़ा अच्छे से दिखना जरूरी है। ठीक है, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। ऐसा ना हो कि आप इन्हें अपना रूलर रिप्रेजेंट किए, डिसीज़न कोई और ले रहा है। बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएंगी अगर पहला पॉइंट नहीं होगा, तो आपकी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी। रूलर अगर जो आपने इलेक्ट किया अगर वो मेजर डिसीजन ना ले, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होंगी हम पीछे पेज पे देखते हैं। ओके, देखो पेज फर्स्ट पीछे आ गए, फिर हम मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर। यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो हम जिसे मतलब चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे कंट्री का, यहाँ की कंडीशन देखो आप, परवेज़ मुशर्रफ थे। पाकिस्तान की कंडीशन बताई गई है कि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या आती है। ये मिलिट्री कूप में थे, परवेज़ जी जो थे वो मिलिट्री कूप में थे 1919 में। इन्होंने 1919 के बाद क्या किया, अपने आप को घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। क्या हो रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने घोषित कर दिया, बिकॉज वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी वही हम देखने वाले हैं। अब 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कर दिया, इन द कंट्री गारंटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन पाकिस्तान मीडिया ह्यूमन राइट। कहने का मतलब है कि 1999 में उन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। 2002 में रेफरेंडम जो कॉन्स्टिट्यूशन में था उसमें कुछ बदलाव ला दिए। अब देखो इतने में इनकी बात रुकती नहीं है, अब आगे ये क्या करते हैं, माल प्रैक्टिसेस मतलब कई इलीगल प्रैक्टिसेस करते हैं। इन अगस्त 2002 ही issued a legal framework order that amended the constitution of पाकिस्तान। अमेंडेड मतलब संशोधन करना होता है। अब उन्होंने संशोधन भी कर दिया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 अगस्त में। अब ये अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट। देखो अब आप कहोगे डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ के रूलर
वहाँ की जनता द्वारा इलेक्टेड किए जाएं। पाकिस्तान में भी ये कंडीशन थी कि वहाँ के रूलर वहाँ की जनता द्वारा इलेक्टेड किए जाते थे। क्यों? इट इज़ गिवन पीपल में हैव इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। वहाँ के जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के रूलर थे वो वहाँ की पाकिस्तान की जो पीपल या पाकिस्तान के सिटीज़न या पाकिस्तान की जो जनता थी वही इलेक्ट करती थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली आपको अगर यहाँ दिख रहा वर नॉट रियली द रूलर। वो वहाँ के असल में रूलर नहीं थे। कहने का मतलब ये था कि वो जो फाइनल डिसीज़न था उसमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। पार्टिसिपेशन किसका था? मिलिट्री कूप का था। मिलिट्री कूप ने यहाँ पर परवेज जब मिलिट्री कूप में आए तो उन्होंने अपनी मनमानी करने लगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें जिसे हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्ट किए, अगर उसने जो डिसीज़न होता है, मेजर डिसीज़न होता है, अगर उन्होंने नहीं लिया तो जो अनदर पार्टी है वो मतलब कंट्रीज़ को बहुत हार्म कर सकती है। अगर परवेज जी जनता द्वारा चुने गए होते तो उन्हें उनके अंदर एक डर होता कि इफ़ एनी डिसीजन इज़ गोइंग टू बी इन अ रॉन्ग वे देन नेक्स्ट 5 ईयर और वट एवर बी द टाइम ड्यूरेशन, जो भी टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा चुनाव आएगा उसके बाद हम हार जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस फेयर दे डोंट टेक एनी बैड स्टेप। ऐसा नहीं था। ये बात हमें क्लियर पता चल गई। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। उन्हीं के हाथ में होना चाहिए ये पावर जो जनता द्वारा चुने जाएं। बिकॉज ऑफ दैट इनके अंदर डर हो जिसकी वजह से ये कोई गलत कदम ना उठा सकें। ठीक है, अब देखो, अब आप बताओ, अगर हमने जो डेमोक्रेसी पेज नंबर 8 पे समरी ऑफ डेफिनेशन की बात की है कि ये वो रूलर हों जो जनता द्वारा चुने जाएं, अगर उसमें पहला पॉइंट ना इंक्लूड हो तो कोई इसका इंपॉर्टेंस हुआ? कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। कंट्रीज़ में मनमानी चलती रहेगी। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या गिवन है। आपने डेफिनेशन देख ली, पहला पॉइंट देख लिया, दोनों इंपॉर्टेंट थे। सेकंड क्या गिवन है? इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल चेंज द करंट रूलर। कहीं ऐसा ना हो कि जो रूलिंग पार्टी हो इतने माल प्रैक्टिसेस करे या डर्टी ट्रिक्स लगाए कि आप जो अपोजिशन पार्टी है वो स्टे कर ही ना पाए, मतलब अपना इलेक्शन अच्छी तरीके से लड़ ना पाए, तो भी प्रॉब्लम होगी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 5 पे क्लियरली लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन आल्सो इम्पॉर्टेंट। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन गिवन एक्चुअली। इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। चाइना में क्या हुआ? चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी आपको यहाँ दिख रही है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे ये कुछ ऐसा रूल था कि आप अगर वहाँ इलेक्शन लड़ने जाओ तो इनसे परमिशन लो। अगर आप इनसे परमिशन लोगे तो आप इनके फेवर में होने चाहिए। मतलब अगर आप इनके फेवर में नहीं होते आपको परमिशन क्यों देंगे? अगर आप बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज टू बी द गुड डेमोक्रेसी। आप अगर इंडिया में हो, आप बीजेपी से परमिशन लेके अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हो तो इसका सीधा सा मतलब है आप बीजेपी के समर्थक हो या आपके बीजेपी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो चाइना में ऐसा कंडीशन था कि जिससे हम कह सकते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। अब देखो सेकंड कंडीशन मैक्सिको की गिवन है। मैक्सिको में क्या हुआ? मैक्सिको में भी कुछ कंडीशन ठीक नहीं थे। मैक्सिको में क्या हुआ? मैक्सिको में एक पीआरआई नाम की पार्टी थी, इसका नाम इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। अब इन्होंने, अब ये देखो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी, अभी इसने भी बहुत से डर्टी ट्रिक्स लगाए, डर्टी ट्रिक्स टू ओन द इलेक्शन। इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत से डर्टी ट्रिक्स लगाए। जैसे इन्होंने मतलब इलेक्शन के टाइमिंग में, ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में देखो क्या गिव ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी हैं उन पे प्रेशर होता था कि इलेक्शन के टाइम में उनका सपोर्ट करें, जो एक सही तरीका नहीं है। टीचर्स जो थे उनके टीचर्स को मतलब फोर्स किया जाता था कि पेरेंट्स को पीआरआई को वोट दें। पीआरआई मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी, मैक्सिकन, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैक्सिको की जो थी, आप उसे वोट दें। इन्हें फोर्स किया जाता था। मीडिया को भी फोर्स किया जाता था कि जो अपोजिशनल पार्टीज़ खड़ी हुई हैं आप उनकी बातों को अपने न्यूज़ चैनल पे ना दिखाएं। मतलब कहीं ना कहीं मीडिया को भी ख़रीदने की बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ जो मैक्सिकन की कंडीशन थी, इट इज़ आल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी द फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिकॉज ऑफ विच
जो यहाँ पे PRI की पार्टी बनी है, ये तो सही बात है कि यहाँ की जनता ही इसे चूज़ करेगी, बट जनता के पास एक बेटर ऑप्शन नहीं होता था। ठीक है, जो मैक्सिको और चाइना की कंडीशन है उससे हमें ये बात पता हो जाती है कि हमें डेमोक्रेटिक में फ्री एंड फेयर तरीके से काम करना चाहिए। NCERT में इट इज़ गिवन क्लियरली दैट इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपुल एनी सीरियस चॉइस। जब कम्युनिस्ट पार्टी से आप, चाइना की जो कंडीशन है, आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अगर आपको एक मतलब परमिशन लेनी होगी तो फ्री फेयर इलेक्शन हुआ कहाँ? वहाँ पे तो सारा रूल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। स्टिल इट इज़ डेमोक्रेटिक बट वी डिडेंट सेड एज टू बी द गुड डेमोक्रेसी। मैक्सिको में भी यही कंडीशन है। PRI तो वहाँ की जनता द्वारा चुनी जा रही है, बट उनके पास भी एक बेटर ऑप्शन नहीं है। पीपल सीम्ड रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मतलब एक बहुत डर्टी ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं जो कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, बिकॉज ऑफ विच NCERTs में ये गिवन है। इट्स सो इसलिए जो हमने ये पढ़ा, ए डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर। एक साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। वेयर मतलब जहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी अगर काम कुछ अच्छा नहीं कर रहा हो या दियर वर्क इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन, तो सिटीजन के पास एक फ्री एंड फेयर तरीका हो उन्हें मतलब लूज कराने का, हार मतलब पार्टी से निकालने का। सो हमने ये पॉइंट समझ लिया। देखो हमने 2 पॉइंट समझ लिए। इन दोनों के पॉइंट डेमोक्रेसी रियली मतलब ये जो डिफिनीसन है एग्जिस्ट नहीं करती फॉर ए बेटर डेमोक्रेसी। थर्ड वन क्या है? दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल एंड ऑन इक्वल बेसिक। मतलब सबके पास एक अधिकार होने चाहिए। ये वोट से रिलेटेड बात की जा रही है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, पेज नंबर 6। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? आपकी कंट्री इंडिया में तो ऐसी कंडीशन है, बट अगर सऊदी अरबिया की बात करें 2015 से पहले यहाँ पे औरतों को, वुमेन को मतलब राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये भी तो बैड कंडीशन हुई। 2015 से पहले आप सऊदी अरबिया को डेमोक्रेटिक बोलते थे, बट एक कंडीशन थी। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की डिफिनीसन विदाउट पॉइंट्स या बिना एक लाइन में नहीं की जा सकती। इस्टोनिया में क्या हुआ? रशियन माइनॉरिटी को मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है वोट देने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, नहीं दे पाते सारे लोग वोट। इस्टोनिया की ये कंडीशन है। फिजी में क्या कंडीशन है? जो इंडिजीनियस फिजी हैं और इंडियन फिजी हैं, इनका वोट, जो इंडिजीनियस फिजी का वोट ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजी। अगर यहाँ पे 5 लोग वोट दे रहे हैं, अगर आपका इंडिजीनियस फिजी 5 आदमी हैं, उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया, और अगर इंडियन फिजी 10 लोग हैं दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, तो बात बराबर होती है। कहने का मतलब अगर 5 आदमी एक पार्टी को वोट दें जो इंडिजीनियस फिजी हों, और इंडियन फिजी 9 आदमी हों जो इससे 4 ज़्यादा हों, किसी दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, तो यही जीतेगा। बिकॉज वन ऑफ इंडियन फिजियन, और ये देखिए जो इंडिजीनियस फिजियन है उसकी एक आदमी का वोट इंडियन फिजियन के 2 आदमी के वोट के अगर बराबर हो, तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी। कहने का मतलब इनका वोट ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसीलिए से NCERTs में ये पॉइंट मेंशन है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब सबके साथ एकता का व्यवहार हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो वोट के रिस्पेक्ट में, तभी हम इसे डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। तीसरा भी कुछ ऐसा ही पॉइंट था। चौथे पॉइंट की बात करें, डेमोक्रेसी के चौथे पॉइंट की बात करें, पेज नंबर 8 पे जो गिवन है, द एक्सरसाइज ऑफ दोज चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिट द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। जो रूलिंग पार्टी हो, बात सारी अगर हम कर लें 3 में जो बात हुई, हाँ ठीक है। अगर 3 के बाद कंडीशन क्या आती है कि एक फ्री फेयर इलेक्शन हो गया, सबके वोट की 1 वैल्यू, मतलब वोट अच्छे से हो गए, इलेक्शन एक फ्री और फेयर तरीके से होती है। अगर आप कह लो ये डेमोक्रेटिक की पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आप गलत हो। लास्ट वाला पॉइंट आप देखो कि इन कंडीशन के बावजूद अगर एक रूलर आपके कंट्री में आता है, फिर भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर वो अपने तरीके से मनमानी करने लगे, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो
जस्ट वेट। ओके, रूल मतलब जिम्बाब्वे की कंडीशन क्या हुई, 1980 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के रूलिंग पार्टीज़ में आए, जिन्हें जनता, वहाँ की जनता ने चुना। अब उन्होंने देखो, अब वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई, ये जब रूलिंग पार्टीज़ में आए, इन्होंने बहुत सी अनफेयर प्रैक्टिस करने लगे, लाइक चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। बहुत अजीब बात है, मतलब कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को, ये डेमोक्रेटिक होते भी हुए भी डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, अपोजिशन पार्टी को, उनके जो अपोजिशन पार्टीज़ थे उनकी मीटिंग डिस्टर्ब करा दी, पब्लिक प्रोटेस्ट को इलीगल घोषित कर दिया। और इन्होंने क्या किया, रेडियो और टेलीविज़न पे इन्होंने मतलब अपना मतलब ये कुछ ऐसा रूल्स वहाँ पे पास कर दिए कि रेडियो और टीवी पे केवल इनकी बात की जाए और इनकी तारीफ़ की जाए, ठीक है। अब ये सब प्रॉब्लम होते हुए एनसीईआरटीज़ ने क्या बोला है कि ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि इलेक्शन के पहले और बाद में क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन के पहले और बाद में क्या होता है ये भी देखना ज़रूरी है। जैसे जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे ने पब्लिक प्रोटेस्ट बैन कर दिया, तो एक जो बेसिक राइट ऑफ सिटीजन है वो होना बहुत ज़रूरी है, लाइक टू प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर सके, अगर पॉलिटिकल एक्शन में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो विरोध कर सके, वो धरना दे सकें, ऐसा कुछ कर सकें, ठीक है। अब जो जिम्बाब्वे में कंडीशन थी, देखो समरी पे हम आ गए पेज बाय पेज, इसके पहले यही सब डिफाइन किया गया अच्छे से, बिकॉज ऑफ विच वी डायरेक्ट केम ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अब जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगाबे थे उन्होंने जुडिशरी पे भी अपना कंट्रोल कर दिया था। जुडिशरी पे जो जज थे या फिर जो कोर्ट थी वही डिसीजन लेती थी जो ये चाहते थे, ठीक है। तो ये सब को देखते हुए एनसीईआरटी में बोला है कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक, मतलब गवर्नमेंट वो ना कर सके जो वो चाहती हो, बल्कि गवर्नमेंट को वो करना चाहिए जो वहाँ के पीपल चाहते हों, जो वहाँ के उसके कंट्रीज़ के लिए जो बेनिफिशियल हो, नॉट फॉर इंडिविजुअल गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए इसने एक पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पर, क्या है वो, ये सारे पॉइंट्स यही हैं, बस उससे थोड़ा अच्छे से इलोबरेट किया है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसे रूल करना चाहिए, बट एक लिमिट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल में गिवन, कॉन्स्टिट्यूशनल में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छे से लिखा हो, जिस पे मतलब सभी जो वहाँ के सिटीजन हो उस पर मतलब वो मतलब सेटिस्फाइड हो, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो, एज ये सब देखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ। आगे की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।